जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रदेश की जिस प्रदेश का गठन लगभग 24 वर्ष पहले जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संजोने, संवारने, समृद्ध करने और संरक्षित करने के लिए किया गया था। ये वही राज्य है जिसका नामकरण अपने प्रदेश में पड़ने वाले जंगलों की भूमि के रूप में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड प्रदेश की, जिसका गठन आज से करीबन 24 वर्ष पहले 15 नवंबर 2000 को भारतवर्ष के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। ये वही वर्ष है जब एक साथ भारत में 3 राज्य बनाए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी और एनडीए की सरकार, अगर आप कह सकते हैं, गठबंधन का इतिहास रहा था। और उस फेज में जो है 3 राज्यों का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया गया था। तो वहीं बिहार राज्य से अलग करके 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। यानी झारखंड राज्य ने अपने गठन के 24 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये वही झारखंड राज्य है जो कि कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में अगर 24 वर्षों का आप इतिहास उठा लीजिए तो इस प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यह राजनीतिक अवसरवाद का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है ये प्रदेश। साथ ही साथ इस प्रदेश से यह भी हमें सोचना पड़ता है, यह भी हमें समझना पड़ता है कि क्या जो छोटे राज्य बनाने की डिमांड हो रही है, क्या झारखंड सरीखे राज्य कितनी प्रगति कर पाए हैं एक अलग राज्य बनने के बाद में। तो इन्हीं सारी गतिविधियों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब बिहार से अलग हुआ झारखंड प्रदेश तो आपको पता होगा कि लगभग 79,714 स्क्वायर किलोमीटर यानी 79714 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। जो कि अगर हम संपूर्ण बिहार, जो तत्कालीन बिहार था, अगर उसका बात करें तो लगभग 46% यह क्षेत्र पड़ता है। यानी कि 45.85% का एरिया झारखंड के हिस्से में आया था। ये एरिया को लेकर के झारखंड राज्य का गठन किया गया था। उस समय झारखंड राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें आई थी। लेकिन आपको एक खास बात बताता हूं झारखंड को लेकर के। झारखंड निर्माण में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था, उन लोगों ने भी झारखंड में सत्ता में भागीदारी की। और अगर 24 वर्षों के इतिहास के पन्नों को पलट लें तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। 2009 में 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। 2010 की बात करें तो लगभग 9 महीने का राष्ट्रपति शासन लागू रहा। और 2013 की बात करें तो लगभग 6 महीने राष्ट्रपति शासन रहा। दोस्तों, ये वही प्रदेश है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण इतना चरम पर है कि पिछले 24 वर्षों में एक भी पार्टी ऐसी नहीं हुई है जिसको पूर्ण बहुमत मिला हो। यानी झारखंड राज्य में गठबंधन की सरकारों का एक अपना ही इतिहास रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड राज्य में बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है किसी पार्टी को आना। लेकिन अब तक विडंबना यह है कि किसी भी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें, 41 अगर हम लोग बात करें जादुई आंकड़े की, तो इस आंकड़े तक अब तक कोई भी पार्टी अपने बलबूते नहीं पहुंची है। तो मजबूरी है झारखंड को लेकर के कि गठबंधन की सरकारें यहाँ बनी है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के एरिया का भी असर पड़ता है। क्यों आखिर झारखंड में गठबंधन की सरकारों का इतिहास रहा? तो झारखंड में अभी भी अगर देखा जाए ट्रेंड, तो कोई भी पार्टियां जो हैं वह पार्टी अपने बलबूते अब तक सत्ता हासिल नहीं कर पाई है। इसका लॉजिक सबसे पहला ये है कि झारखंड राज्य की जो सीमा है वो भारतवर्ष के 5 राज्यों से शेयर करती है, 5 अलग अलग राज्य से। अगर आप बात करेंगे पश्चिम में झारखंड का, तो पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरीखे राज्यों से शेयर होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें झारखंड के भीतर, तो अगर साउथ में बात करें तो उड़ीसा से इसकी सीमा शेयर होती है। अगर हम पूरब में बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा शेयर होती है। और अगर हम उत्तर में बात करें तो बिहार राज्य से सीमा शेयर होती है। कहीं यहाँ पर भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, कहीं यहाँ पर बंगाली बोलने वाले लोग हैं, कहीं ओड़िया कम्युनिटी से इनकी साम्यता जो है ज़्यादा पनपती है। कल्चरल अपना जो जनजातीय समुदाय है वो तो यहाँ का मूल है ही। साथ ही साथ बिहार वाले क्षेत्र में बिहार की जो बोली चाली है उसका भी प्रभाव रहता है। और बिहार की जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भी प्रभाव इन सेक्टर्स पर रहता है। साथ ही साथ अगर अब बात करूंगा तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ बेल्ट जो हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट भी हैं, जो कि कहा जाता है क्या कि यहाँ पर एक अलग तरह की ही कल्चर देखने को मिलती है। इन इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर देखा जाए तो बोकारो,
दूसरा बात देखा जाए धनबाद, और तीसरी बात अगर देखी जाए तो जमशेदपुर जैसे शहर इसमें शामिल है। तो दोस्तों झारखंड का अगर हम लोग परिदृश्य देखें तो झारखंड के परिदृश्य में देखने से साफ पता चलता है यहाँ का घटनाक्रम अभूतपूर्व रहता है, और उसके पीछे लॉजिक झारखंड का जो ये प्रदेश का जो बंटवारा हम देख रहे हैं वो प्रदेश का बंटवारा भी है। सबसे आपको महत्वपूर्ण बताता हूं कि 2000 से लेकर के अगर 2024 की हम लोग बात कर लें तो अब तक कुल 13 मुख्यमंत्री झारखंड में शासन कर चुके हैं। सोच लीजिए, अगर ऑन एन एवरेज अगर आप बात करिएगा तो किसी भी मुख्यमंत्री का शासनकाल जो है वह 15 महीनों से ज्यादा नहीं टिकता है। सोच लीजिए 24 वर्ष में 13 मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में अगर शासन कर रहे हो तो उस प्रदेश में विडंबना की बात नहीं होगी तो क्या होगी। इवन ये सोच लीजिए कि झारखंड की राजनीति जो है ना ये लोगों की समझ से परे है। क्यों लोगों की समझ से परे है? तो यहाँ पता ही नहीं चलता है कि कौन सा नेता जो है किस दल में शामिल हो जाएगा और कब कहां जाएगा। इतना अंदाजा आप लगा लीजिए कि किसी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी भी यहाँ है उसका भी प्रदेश अध्यक्ष जो है अपनी मूल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ये वही झारखंड है जहां पर वर्तमान में अभी छठी विधानसभा का चुनाव, जो वहां पर छठी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस अब कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इसलिए भी खास है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसने 13 से 20 नवंबर 2024 तक 2 चरणों में झारखंड चुनाव कराने की घोषणा की है। इसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। सवाल यही उठेगा कि झारखंड में अब सरकार किसकी बनेगी। हालांकि अनुमान फिर से यही लगाया जा रहा है कि झारखंड में फिर से एक बार गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये प्रेडिक्शन अभी तक है। आखिर सरकार जिसकी भी बनेगी, लेकिन झारखंड को इससे क्या अतीत में फायदा मिला है और भविष्य में क्या झारखंड को फायदा मिलेगा, यह देखना लाजमी होगा। आपको मैं बता दूं सबसे बड़ी बात, तो अगर 81 सीट की हम बात कर रहे हैं विधानसभा वालों में, तो 41 सीट जरूरत के चाहिए, सरकार बनाने के लिए जरूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यह विडंबना ही है कि अब तक किसी को भी यहाँ पर इतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं। बस एक आप ध्यान में रखिएगा कि अब तक केवल एक ही मुख्यमंत्री झारखंड में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। उनमें केवल और केवल रघुवर दास जी का नाम आता है। वही 2014 से 2019 के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जो झारखंड राज्य के 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गवर्नमेंट भी यहां पर सत्ता में आई है। हालांकि इस गठबंधन ने भी 5 वर्ष पूर्ण कर लिया है, लेकिन अगर आप इसमें देखे होंगे तो मुख्यमंत्रियों के उठापटक का दौर चालू रहा। पहले हेमंत सोरेन सीएम बनते हैं, फिर चंपई सोरेन जी आते हैं और फिर से हेमंत सोरेन आते हैं। दोस्तों, अब इसी घटनाक्रम पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड की जो पहली विधानसभा गठित हुई थी, तो जब झारखंड बिहार से वर्ष 2000 में अलग हुआ तो पहली विधानसभा का जो गठन हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जो वहां से सीटें मिली थी उसी सीटों के आधार पर जिनका जहां पर जो भी समर्थन था उसके हिसाब से बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहीं से शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के भीतर आंतरिक विवाद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि बाबूलाल मरांडी जी केवल जो हैं 2 साल 3 महीने के कार्यकाल के बाद ही उनको रिजाइन करना पड़ा और फिर अर्जुन मुंडा जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर सरकार में आई। इसके बाद कहा जाता है कि झारखंड में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी समुदाय का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी ज्यादा आगे आ गया। ये सिलसिला लंबा चल रहा था। ये सिलसिला इतना लंबा चला कि धीरे धीरे आगे जाकर के जो बाबूलाल मरांडी जी जो हैं उन्होंने अपनी एक पार्टी ही गठित कर ली अलग, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, और उस पार्टी का नाम था झारखंड विकास मोर्चा, जिसे झाविमो के नाम से जानते हैं। हालांकि वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि झारखंड विकास मोर्चा ने फिर से अपना विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लिया है और बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश में अभी बीजेपी की बागडोर संभाले हुए हैं। तो ये पहला जो विधानसभा का परिदृश्य था झारखंड का जो 2000 में गठित हुआ था उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस उस समय झारखंड के लिए अलग से नहीं हुए थे, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, झारखंड के लिए जो दूसरी विधानसभा चुनाव जो कराए गए अब वह 2005 में कराए गए। इसमें भाजपा को यानी भारतीय जनता पार्टी को अकेले जो है 30 सीटें मिली थी।
अकेले 30 सीटें मिली 2005 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी के बनकर के उभरी। और इसमें जो है दूसरे नंबर पर जेएमएम रही 17 सीटों के साथ में। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली थी इस समय और आजसू को जो है 2 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर आती है, उसको जो है 7 सीटें मिली थी 2005 के इलेक्शन में। और कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था झारखंड के इलेक्शंस में। तो ये जो हमारा सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली का था, ये झारखंड का परिदृश्य रहा। अगर हम तीसरे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए 2009 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इतनी गिरावट देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 18 पे पहुंच गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसके फाउंडर शिबू सोरेन साहब माने जाते हैं, उनको 18 सीटें भी मिली। तो यानी भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम को 18 सीटें मिली। कांग्रेस को इस इलेक्शन में 14 सीटें और आजसू जिसके संस्थापक सुदेश महतो माने जाते हैं, उनको 5 सीटें मिली। ये परिणाम जो रहा थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का रहा, जो कि 2009 में देखा गया। अगर चौथे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात करें जो 2014 में घटित हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक झारखंड में सबसे अच्छा प्रदर्शन, या कोई भी पार्टी की अगर बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी 2014 के इलेक्शन में किसी एक सिंगल पार्टी के द्वारा दर्ज किया गया, जब भारतीय जनता पार्टी ने 81 विधानसभा सीटों में से कुल 37 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराई। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा था 41। भारतीय जनता पार्टी 4 जो है सीटों से चूक गई। गठबंधन की सरकार फिर बनती है। जेएमएम को 19 सीट इस समय मिलती है, 19 सीट जेएमएम को मिलती है। कांग्रेस को 6 सीट और आजसू को 5 सीट मिली थी। आजसू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर गठित होती है। इससे पहले जेएमएम के साथ गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम होती है, लेकिन गठबंधन टूटता भी है। और इसी परिदृश्य में मैंने कहा कि 2009 में सबसे पहली बार झारखंड में क्या किया गया, तो सबसे पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो कि सबसे लंबे समय झारखंड के लिए अगर माना जाए तो 1 वर्ष तक रहा, जो जनवरी से शुरू होकर के दिसंबर तक चला। 2010 में फिर 6 महीने चला। और अगर हम लोग बात करेंगे 2013 में, आगे आने वाले समय में फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है और सेकंड वाला 9 महीने रहता है, 2010 वाला, और अगली बार 6 महीने रहेगा। तो इस तरह से जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन का भी अपना इतिहास रहा। तो चौथे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन की सरकार अपनी बनी, कुछ निर्दलीय को मिला करके सरकार कायम रही। 5वें लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए 2019 में चुनाव कंडक्ट कराए गए और 5वां लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए जो 2019 में असेंबली इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झामुमो जिसको हम कहते हैं, उसने 30 सीटों का आंकड़ा हासिल किया। जी हाँ, अब तक सबसे कहा जाए कि बहुत बड़ा उनको एक सीट का यहाँ पर तोहफा मिला था। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रदर्शन में सुधार किया और 16 सीटें जीती। तो स्पष्ट था इस समय जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का अपना गठबंधन हुआ था, तो इनकी सरकार बन गई, क्योंकि 41 सीट से तो कई सारी जो है आगे आ गई। बीच में कई सारी शंकाएं आई कि कांग्रेस पार्टी के विधायक उधर जा रहे हैं, जेएमएम के विधायक उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार कार्यरत रही। बीच में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हेमंत सोरेन जी को त्यागपत्र देना पड़ा और त्यागपत्र देने के बाद में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि कुल लगभग 6 महीनों के मुख्यमंत्री पीरियड में चंपई सोरेन जी के बाद फिर से उनसे रिजाइग्नेशन लेकर के हेमंत सोरेन जी जो हैं वह मुख्यमंत्री बनते हैं और अभी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं झारखंड को लेकर के कि चंपई सोरेन जी जो हैं अपनी मूल पार्टी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और जेएमएम के अगेंस्ट इस बार चुनाव लड़ रहे होते हैं। अगर 5वां लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का मैं थोड़ा सा आपको परिदृश्य बताऊं तो इसका मतलब ये समझिएगा, यहां पर सरकार तो बन गई जेएमएम की, जिससे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया था इस समय महागठबंधन। अब तो इंडिया ब्लॉक के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछले इलेक्शंस में 30 जेएमएम को, कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी और आरजेडी को जो है 1 सीट का इसमें हिस्सेदारी मिली थी। अगर भाजपा की सीटों की बात करें तो भाजपा को 25 सीटें मिली थी और बाबूलाल मरांडी जी की झारखंड विकास मोर्चा, जो बाद में शामिल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी में, उनको 3 सीटें मिली थी। ध्यान रखिएगा, जो आजसू है सुदेश महतो जी की पार्टी, उनको इस चुनाव में केवल और केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली। इस चुनाव में आजसू जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग जो है चुनाव लड़ी थी। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा अभूतपूर्व है।
और झारखंड में मैंने इस तरह से बता दिया कि किस तरह से अभी तक जो 5 विधानसभाएं वहां पर चली हैं, वो है 6ठी विधानसभा के लिए चुनाव कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अब इसका परिणाम जो भी होगा वह आपके सामने आएगा। किसकी सरकार बनती है, यह तो जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनमत की शासन होती है और जनमत जिसको अपना बहुमत देगी उसी का सरकार बनेगा, उसी की माई बाप होगी। तो ये हमारे पास ध्यान में रखना होगा झारखंड के इतिहास को लेकर। अब अगर बात करें तो झारखंड में सोच लीजिए कि अब तक 4 ही पार्टी ऐसी है जो 10 से ज्यादा सीटें जीत सकी हैं अभी तक। इनमें अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी, अभी तो मैंने पूरा का पूरा आपको ड्राफ्ट बता दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा, बस इतने हैं जो अभी तक 10 सीटें जीत पाई हैं। झारखंड विकास मोर्चा ने 2009 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें 11 सीटों का आंकड़ा पाया था। तो ये सबसे अच्छी उपलब्धि मानी जाती है कि झारखंड विकास मोर्चा की इतनी सीटों की। तो ये झारखंड के परिदृश्य में मैंने बताया, लेकिन झारखंड की समस्या क्या है? झारखंड का तो इतिहास हमने देख लिया, विधानसभा के परिणाम हमने देख लिए, अगला विधानसभा का जो परिदृश्य रहेगा वह भी देख लिया। झारखंड की समस्याएं, झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या अभी उभर के सामने आ रही है वह है करप्शन। जी हाँ दोस्तों, करप्शन एक ऐसा चार्ज है झारखंड के, खास तौर पर जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लगभग सभी मुख्यमंत्रियों पर जो है करप्शन का चार्जेज लगा है। इतना आप सोच लीजिए, कोई ऐसी सरकार झारखंड में आज तक नहीं बनी जिसने अपने दामन को पाक साफ करार दिया हो। किसी की सरकार नहीं। हर एक सरकार में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। इवन सोच लीजिए, ये वही प्रदेश है जहां पर एक निर्दलीय कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और हजारों करोड़ के घोटालों के बाद वो सरकार घिर जाती है। हजारों करोड़ का घोटाला माना जाता है कि उस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान किए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मधु कोड़ा जी की सरकार की। सोच लीजिए, एक निर्दलीय किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, उस प्रदेश का जो भारत का रूर कहलाता है, छोटानागपुर का जो समृद्ध बेल्ट है, उस बेल्ट का प्रदेश का मुखिया बनता है और उसकी सरकार हजारों करोड़ के घोटालों में फंसती है। कहा जाता है चुनाव लड़ने के समय में गाड़ियां तक, बाइक तक बांट दी गई थी। ऐसे आरोप भी सरकार पर लगे हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय का जो छापा पड़ा, इनकी हेमंत सोरेन जी के पर्सनल, इनके विरुद्ध अगर बात की जाए तो कि कई सारी जमीनें जो है इन्होंने अपने नाम से लिखवा ली। अब ये तो रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं चीजें हैं, हेमंत सोरेन जी इसका प्रतिकार बार बार करते रहे हैं, लेकिन चाहे पुरानी सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, कोई इस आरोप से यहाँ पर बची नहीं है। इवन सोच लीजिए, वही झारखंड प्रदेश है जिसमें पहली जेपीएससी में अभी तक जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उस पर सीबीआई इंक्वायरी का चार्ज है। अभी तक सीबीआई प्रूव कर चुकी है कि उसमें पैसों के लेन देन से नियुक्ति हुई है, लेकिन आज भी इस प्रदेश में इस पर कोई किसी के कान में जू रेंग नहीं रहा है। इवन सोच लीजिए, यहाँ पर झामुमो एक ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ ये भी प्रूव्ड हो गया था कि उन्होंने नरसिम्हा राव जी की सरकार बचाई थी पैसे दे करके। इसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसकी न्यायिक जांच होगी। ठीक है, तो जो भी रहा हो, सोचिए कि उस समय आया था सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कि जो उनको नरसिम्हा राव जी की सरकार बचाने के लिए पैसे दिए गए थे, उस पैसे को उन्होंने सीधे अपने बैंक खाते में जमा करवा लिया था। ऐसे भी मामले देखने को मिले हैं, लेकिन अलग अलग चीज है। लेकिन करप्शन झारखंड का जो है एक बड़ा मेजर चैलेंज है और कोई वैकेंसी झारखंड में ऐसी नहीं है, कोई ऐसा वैकेंसी नहीं आया अभी तक झारखंड में जिस पर करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हों। दूसरा है पेपर आउट और पेपर लीक होने की समस्या। अब तक झारखंड में एक वैकेंसी कोई अगर बता दे तो उस वैकेंसी में पेपर आउट और पेपर लीक की समस्या से दो चार होना नहीं पड़ा है। तो ये सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं लानत है इस व्यवस्था के खिलाफ। दूसरा अगर मैं बताऊं, रोजगार। झारखंड में जो संस्थाएं हैं, चाहे वो झारखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हो, यह समय पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा। सोच लीजिए कि एक वहां पर सचिवालय की वैकेंसी आती है, सीजीएल की वैकेंसी जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड के हिस्से में, जिसकी अगर बात की जाए तो 2015 में वैकेंसी आई थी, 2024 हो गया, मतलब 10 साल होने जा रहा है उस वैकेंसी का। 10 साल में आज तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो किसी प्रदेश के इतिहास में ये अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि 10 सालों में के भीतर अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो आप किस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर तो स्थिरता है ही, अनस्टेबिलिटी दिखता ही दिखता है, साथ तौर पर प्रशासनिक तौर पर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखने को मिलता है। तो ये एक मूल समस्या झारखंड के भीतर जो देखने को बन रही है राष्ट्रीय फलक पर, वो आ रही है। क्या झारखंड राज्य का गठन इसी संकल्पना के तहत हुआ था?
क्या झारखंड राज्य को, क्या झारखंड प्रदेश को इसी के लिए बनाया गया था? क्या वास्तविक अर्थों में वहां के लोग उस लाभ को ले पा रहे हैं जिसकी संकल्पना वर्ष 2000 में की गई थी? नक्सलवाद एक अगली चुनौती झारखंड के लिए। हालांकि अगर नक्सलवाद की बात करें, नक्सलिज्म की बात करें, तो बहुत हद तक नक्सलवाद के ग्राफ में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी झारखंड में नक्सलवाद की समस्या बनी हुई है। साफ तौर पर एक समस्या क्या है? कुपोषण की। ये वही झारखंड राज्य है जहां पर एक कोई बच्चा भात भात कह करके उसका डेथ हो जाता है। अब आप सोच लीजिए, भात भात कहने को उसको भात नहीं मिल पा रहा है और उस जो मानव है उसका डेथ हो जा रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या है? झारखंड राज्य में एक अगली समस्या है पेयजल की। जी हाँ, ड्रिंकिंग वाटर जो है झारखंड में एक बहुत बड़ा इशू है। आप झारखंड के विभिन्न शहरों में चले जाएंगे, धनबाद चले जाएं, आप बोकारो चले जाएं, लोहरदग्गा चले जाएं, पलामू चले जाएं, आप जामताड़ा चले जाएं, विभिन्न शहरों में आप जाइएगा तो वहां पर आपको पेयजल की समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही साथ साइबर क्राइम। जी हाँ, साइबर क्राइम झारखंड के लिए एक बहुत पेचीदा मसला बन गया है। आप इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने होंगे, जामताड़ा। आपने देखा होगा कि इस पर कई सारे क्लिप भी बन गए हैं, कई सारे छोटे छोटे मूवी भी बन गई है। यहाँ पर साइबर क्राइम का गढ़ हो गया है। तो कैसी प्रशासनिक विफलता की स्थिति बन पड़ी है। झारखंड में एक और समस्या है ट्रैफिक की। जी हाँ, आप जो बड़े बड़े शहर चले जाएं, धनबाद चले जाएं, रांची चले जाएं, आप चले जाइए बोकारो में, तो थोड़ा ट्रैफिक की स्थिति तो अच्छी रहती है, लेकिन आप थोड़े से और कुछ अदर सेक्टर्स में चले जाएं तो ट्रैफिक की समस्या झारखंड में एक है। साथ ही साथ झारखंड में और समस्या क्या है? पारा शिक्षकों के स्थायीकरण की। जी हाँ, सरकारें दावा करती रहती हैं, लेकिन ये समस्या अभी भी बनी हुई है। अब और दूसरी तौर पर अगर हम बात करें झारखंड के भीतर और समस्या क्या है, तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा करने की, क्या विकास योजनाओं को पूरा झारखंड अपने टाइम फ्रेम में कर पा रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी समस्या झारखंड के भीतर ये उभर रही है। तो झारखंड में पिछले 24 वर्षों में 25वां वर्षगांठ अब झारखंड अपने प्रवेश कर चुका है। अब हम समस्या क्या देख रहे हैं? राजनीतिक अस्थिरता एक तरफ, प्रशासनिक शिथिलता एक तरफ, रोजगार की जो मार है लोगों के लिए वो एक अलग तरफ। मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों का ग्राफ धीरे धीरे वहां गिर रहा है। वैकेंसी प्रॉपर आ नहीं पाती है, तो लोग पलायन को लोग मजबूर हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेले हुए हॉकी खिलाड़ी हैं, तीरंदाज हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं? इतने मजबूर हो गए हैं कि वो भी, बहुत सारे ऐसे अखबारों में आपने क्लिप पढ़ा होगा कि वो सब्जी वगैरह भी बेचने को मजबूर हो गए हैं। तो इस पर सुधार लाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि जो छठा विधानसभा का चुनाव झारखंड में कराया जा रहा है, उसमें जिसकी भी सरकार बनेगी, वो सरकार जन आकांक्षाओं का पालन करे, जन आकांक्षाओं का सम्मान करे और राज्य के अपने जो झारखंड प्रदेश की जो आकांक्षा लेकर के झारखंड आंदोलनकारियों के द्वारा गठन किया गया था, उनको क्या करे? भली भांति पूर्ण करने की कोशिश करे। एक डेडिकेशन इस तरह का दिखाए, एक इस तरह से लय दिखाए सरकार अपनी कि ये नहीं, मेरा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 25वें वर्ष में जो झारखंड प्रवेश कर रहा है, सरकार जिसकी भी बने, सरकार के द्वारा यह करना चाहिए कि नहीं, झारखंड राज्य को हम विकास करके भारत में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो इस तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को झारखंड राज्य में बनाने की नौबत है, जरूरत है। तभी जाकर के झारखंड बनने का सपना साकार हो पाएगा और भारत में छोटे राज्यों की जो संकल्पना आती है, उसमें भी एक माइलस्टोन झारखंड अपने आप को सेट कर पाएगा, मील का पत्थर झारखंड बना पाएगा, एक उदाहरण दे पाएगा झारखंड पॉजिटिव। नहीं तो आज सबसे बड़ी बात आती है क्या कि अगर छोटे राज्य का डिमांड उठता है, तो क्या झारखंड के आप जो पूरे के पूरे बैकग्राउंड को देख रहे हैं, तो क्या इन सारी परिस्थितियों में क्या छोटे राज्य बनने चाहिए? संशय की स्थिति तो है, क्वेश्चन मार्क तो है। जितने भी राज्य हैं उनमें अगर ऐसे ही स्थिति देखने को मिलेगी, तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है इस राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को खत्म करना और प्रशासनिक जो शिथिलता है उसको थोड़ा सा डायनेमिक वे में लाना। इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर कुछ चुनिंदा वीडियो के साथ आपके साथ आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।